सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई सनी कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेज़ों की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियाँ। अंग्रेज़ों की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियाँ। और चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जो है इसका थ्योरी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपको अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। और आप लोग तैयार रहिएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए, जो कि 95 से 90 से 95 इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो आगे चलते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे अगर चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आगे है, पहले चैप्टर का नाम है अंग्रेज़ों की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियाँ, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, पाठ्यक्रम 5 है, पाठ्यक्रम 5। आगे दिया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त के जरिए राजस्व की वसूली ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाता था। पहले के जो ब्रिटिश सरकार था वो अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त के जरिए राजस्व की वसूली करता था और ब्रिटिश राजकोष में जमा करता था। आगे दिया है इसका अस्थाई बंदोबस्त और जमींदारी प्रथा और जो परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है, जो कि परमानेंट सेटलमेंट इंग्लिश में इसे कहा जाता है। इसे 3 नामों से जाना जाता है। आगे इसके देखिए, इसका दिया है इसे इस्तमारी या जमींदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इसे इस्तमारी या जमींदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था में जमींदार किसानों से राजस्व की वसूली करता था और अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जमा करता था। ये देखिए, राजकोष में जमा करता था। इस व्यवस्था ने अंग्रेजों को भारत में एक नया सहयोग जमींदार के रूप में प्रदान किया था। पहले देखिए क्या था, पहले था कि किसान था, किसान के बाद जमींदार था और जमींदार के बाद और ब्रिटिश था, जो कि जमींदार था किसान से वसूली करता था और किसान से वसूली करने के बाद ये ब्रिटिश राजकोष में ले जाकर जमा करता था। तो आगे दिया इसका, अब देखिएगा कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार 10% भाग यानी 90% कंपनी के राजकोष में जमा करता था। 90% जो कर था वसूली करता था, जो कर था वो 90% राजकोष में जमा करता था और 1/10 भाग अपने, यानी कि 10% भाग अपने पास रखता था। यह व्यवस्था भारत में 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। ये जो व्यवस्था था, यह व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। कब? 1793 ईस्वी में। कब किया गया था? 1793 ईस्वी में। किसके समय में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। और 90% वो जमा करता था, 10% अपने पास रखता था। इसकी योजना सर जॉन शोर ने तैयार किया था। इसकी योजना सर जॉन शोर ने तैयार किया था। इस व्यवस्था से ही सूर्यास्त कानून संबंधित था। सूर्यास्त कानून 1794 ईस्वी में लागू हुए थे। 1794 ईस्वी में लागू हुए थे। सूर्यास्त कानून की चर्चा लॉर्ड शेर चंद्र पाठ्य ने अपनी रचना गान वंदन में किया था। अस्थाई बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में लागू किया गया था। यानी कि सुनिएगा, ये जो है बंगाल और उड़ीसा और बिहार,
3 क्षेत्र में इसको लागू किया गया था, जो कि यह 19% था, जो कि यह 19% लागू किया गया था, जो कि ये पूर्वी भाग में यह किया गया था। भारत के पूर्वी भाग में यह अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था और यह बंदोबस्त लगभग 19% भाग पर लागू किया था। कितना प्रतिशत पर? तो 19% भाग पर लागू किया गया था। कितना? 19% भाग पर लागू किया गया था। आगे देखिए दिया क्या है। राजा राम मोहन राय और आर.सी. दत्त ने, राजा राम मोहन राय और आर.सी. दत्त जैसे विद्वान अस्थाई बंदोबस्त के समर्थक थे। लेकिन अस्थाई बंदोबस्त के समर्थक थे वो इस बात को मतलब कि वो समर्थक करते थे कि यह अस्थाई बंदोबस्त हो जो पूरे भारत में लागू हो। आर.सी. दत्त तो यह चाहते थे कि अस्थाई बंदोबस्त को पूरे भारत में लागू किया जाए। जमींदारी व्यवस्था की जांच हेतु 1945 ईस्वी में फाउंड आयोजन का गठन किया गया था। फाउंड आयोजन का गठन किया गया था 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में फाउंड आयोजन का गठन किया गया था। वो किस लिए किया गया था? वो इसलिए किया गया था, इस व्यवस्था में जमींदार व्यवस्था के अनेकों कमियों को बताया था। ये जो फाउंड आयोजन था 1945 में लागू किया गया था, वो जमींदारों के कमियों को बताता था। आगे दिया है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अब सुनिएगा पहले। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या था कि पहले था किसान और जमींदार और ब्रिटिश राजकोषीय जो जमींदार था वो किसान से कर वसूली करके ब्रिटिश राजकोष में ले जाकर जमा करता था। लेकिन इसमें वो नहीं है। इसमें डायरेक्ट किसान क्या करता है, ले जाकर ब्रिटिश कोष में देखिए रैयत का अर्थ होता है किसान। सुनिएगा पहले, रैयत का अर्थ होता है किसान। राजस्व वसूली जैसे राजस्व वसूली ऐसी व्यवस्था जिसमें किसान सीधे तौर पर अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में पहले क्या था कि जो जमींदार था वो किसानों से वसूली करके और ये ले जाकर अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जमा करता था। लेकिन अब इसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त में ये परंपरा अब नहीं रहा, जो कि अब डायरेक्ट जो किसान था वो ले जाकर राजकोषीय में जमा करेगा। यही इसमें प्रावधान किया गया है। राजकोषीय में राजस्व जमा करता था और उसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता था। इस व्यवस्था में अंग्रेजों को जमींदार बना दिया। इस व्यवस्था में अंग्रेजों को जमींदार बना दिया गया था। इस व्यवस्था में कंपनी और किसान के बीच कोई बिचौलिया का मतलब समझ रहे हैं? बिचौलिया का मतलब ये होता है कि बीच वाला जो जमींदार था। अब इसमें यह नहीं रहा। बिचौलिया इसमें नहीं था। आगे देखिएगा, आगे दिया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक थॉमस मुनरो को दिया जाता है और कैप्टन रीड को माना जाता है। कैप्टन रीड को यहाँ से दो क्वेश्चन उठ सकता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थॉमस मुनरो को और कैप्टन रीड को माना जाता है। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। आगे दिया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास के बड़ा महल में 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के द्वारा लागू किया गया था। सुनिएगा एक बार और। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास के बड़ा महल में 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के द्वारा लागू किया गया था।
कैप्टन रीड के द्वारा लागू किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो थॉमस मुनरो को माना जाता है और कैप्टन रीड को माना जाता है। आगे दिया है कि 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास में लागू किया गया था। देखिएगा कि 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास में लागू किया गया था। पूरे मद्रास में लागू किया गया था और मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो को बनाया गया। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो को बनाया गया था। थॉमस मुनरो ने 1820 से 27 तक मद्रास के गवर्नर के पद पर रहे थे। 1820 से 27 जो कि थॉमस मुनरो थे, गवर्नर के पद पर रहे थे। मद्रास के गवर्नर के पद पर 20 से 27 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर के पद पर रहे थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1825 ईस्वी में मुंबई में 1858 आते पूरे ढक्कड़ के क्षेत्र में लागू कर दिया गया था। यानी कि भारत के पूरे ढक्कड़ के क्षेत्र में लागू कर दिया गया था। कब? 1858 आते पूरे ढक्कड़ क्षेत्र में लागू कर दिया गया था। और जो कि मुंबई में केवल 1825 में मुंबई में लागू किया गया था। 1825 में मुंबई में 1858 पूरे ढक्कड़ के क्षेत्र में 1858 के पूरे ढक्कड़ के क्षेत्र में लागू कर दिया गया था। दिया है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त संपूर्ण ब्रिटिश भारत के सबसे अधिक क्षेत्र भाग पर लागू किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था वो 51% जो कि दक्षिणी भाग का भाग था 51% भाग पर यह लागू किया गया था। आगे दिया होगा सबसे अधिक क्षेत्र पर लागू किया गया था। यह बंदोबस्त मुख्य रूप से पश्चिम भारत में लागू किया गया था। पश्चिम भारत और दक्षिण पश्चिम यहाँ से पूरा दक्षिण पश्चिम भारत में किया गया था। ऐसे दक्षिण भारत में यह गलत हो जाएगा, ये गलत है, यहाँ पर गलत है, जो कि यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण भारत में यह लागू किया गया था, जो कि 51% भाग पर लागू किया गया था। 51% भाग पर लागू किया गया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 30 वर्षों के लिए लागू किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 30 वर्षों के लिए लागू किया गया था, जिस कारण इसे 30 वर्षीय व्यवस्था भी कहा जाता है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत कर राजस्व का बोझ उत्पादन का 1/3 भाग करता था। उत्पादन का 1/3 भाग करता था। राजस्व का बोझ उत्पादन का 1/3 भाग हुआ करता था। आगे दिया है कि अस्थाई बंदोबस्त को 10 वर्षीय व्यवस्था कहा जाता है। 10 वर्षीय व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त को 10 वर्षीय व्यवस्था कहा जाता है। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त को 30 वर्षीय व्यवस्था कहा जाता है। इजेदारी प्रथा या कसत मित्ती इजेदारी प्रथा को पंचवर्षीय व्यवस्था भी कहते हैं, जो 1872 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया गया था। यह वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया गया था। सुनिएगा पहले इजेदारी प्रथा पूछ रहा है। इजेदारी प्रथा क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि इजेदारी प्रथा कितने वर्ष के लिए था। तो इजेदारी प्रथा 5 वर्षों के लिए, अस्थाई बंदोबस्त था वो 10 वर्षों के लिए। और आपको था एक कौन था नाम, एक था आपको रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जो कि आपको यह 30 वर्षों के लिए था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त था वो 30 वर्षों के लिए था। और 10 वर्षों के लिए अस्थाई बंदोबस्त, 30 वर्षों के लिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और इजेदारी प्रथा 5 वर्षों के लिए था, जो कि 1872 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय में लागू हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसान की भूमि पर तब तक ही
स्वामित्व रहता था जब तक कि वह लगान की राशि निश्चित समय के लिए अदा कर ना दे। मतलब इसका मतलब ये है कि अभी जो जीएसटी होता है, जीएसटी गुड सर्विस टैक्स, जो कि यह एक लिमिट होता है, यह 20 तारीख से पहले आपको यह जीएसटी टैक्स को जमा करना होता है। पहले का एक नियम था, पहले का एक निश्चित समय था, निश्चित एक टाइम था, जो कि इस समय से पहले ही आपको राशि को, जो वसूली राशि था वो जमा कर देना है, नहीं तो आपकी ज़मीन, ये लिख रहा है, भूमि पर तब तक ही स्वामित्व रहता था जब तक कि वह लगान की राशि निश्चित समय तक भर न दे। अगर आप थोड़ा सा भी लेट मतलब कि पहले के लोग करते थे तो उनके भूमि पर कब्जा कर लिया जाता था, उनके भूमि पर कब्जा कर लिया जाता था। आगे दिया है कि महलवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी का मतलब होता है गांव। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया किसानों से राजस्व की वसूली करके अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जमा करना था। राजकोष में जमा करता था। किससे? तो गांव के मुखिया और किसानों से राजस्व की वसूली करके राजकोष में जमा करना था। महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक होटल मैकेंजी को माना जाता है। महलवाड़ी के जनक होटल मैकेंजी को माना जाता है। लेकिन यह व्यवस्था मार्टिन बर्थ और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के नेतृत्व में सबसे पहले बेहतर रूप में संचालित हुआ। यह व्यवस्था पंजाब, उत्तर प्रदेश, गंगा घाटी और मध्य प्रांत इत्यादि क्षेत्र में लागू था, और जो 30% भाग में उत्तर की क्षेत्र में यह लागू हुआ था। महलवाड़ी बंदोबस्त था 30% उत्तर के क्षेत्र में ये लागू हुआ था। देखिए जो दिया है यहाँ पर 30% क्षेत्र पर भाग पर लागू हुआ था। यह व्यवस्था 1822 ईस्वी में लागू हुआ था। 1822 ईस्वी में लागू हुआ था। आगे दिया है कि अंग्रेजों ने अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त के जरिए भारतीय किसानों को आर्थिक तौर पर शोषण किया करता था। मतलब कि यहाँ पर यह अंग्रेजों ने यह ठान लिया था कि अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त से किसानों का शोषण करता था। आगे दिया है उपनिवेशवाद क्या है? सुनिएगा पहले, उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद वह है जो कि एक समय पहले था, जो कि ब्रिटेन जो था वो भारत को एक नियंत्रण स्थापित करता था। मतलब भारत को एक अपने कब्जा में किया था। भारत को अपने कब्जा में किया था, और कब्जा मतलब कि नियंत्रित स्थापित करते हुए एक दूसरे देश का शोषण, मतलब भारत को शोषण करके और ब्रिटेन को मतलब लाभ पहुंचा रहा है। इसे ही उपनिवेशवाद कहते हैं, जो कि भारत को शोषण करके ब्रिटेन के लाभ पहुंचा रहा है। इसे ही शोषण कहा जाता है। तो यहाँ दिया है कि उपनिवेशवाद एक विस्तारवादी और विचारधारा है, जिसमें एक देश दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित करते हुए दूसरे देश का शोषण करते हुए मातृ देश को लाभ पहुंचाता है। मतलब वही बात है जो कि ब्रिटेन था, भारत का शोषण किया, अपने देश को लाभ पहुंचा रहा है, उसे ही उपनिवेशवाद कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत 1757 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है। उपनिवेश का मतलब शोषण की शुरुआत 1757 ईस्वी में मानी जाती है। 1757 के बाद कालखंड को ब्रिटिश उपनिवेश का कालखंड कहा जाता है। इस कालखंड को 3 भाग में बांटा गया है। इस कालखंड को 3 भाग में बांटा गया है। यानी कि जो उपनिवेशवाद था, उपनिवेशवाद 1757 ईस्वी से लागू हुआ था और 1757 ईस्वी के कालखंड को ही ब्रिटिश उपनिवेश के कालखंड को ही इस कालखंड को 3 भागों में बांटा गया। इस कालखंड को 3 भागों में बांटा गया है। आगे दिया है कि 1757 से लेकर 1813 1757 से लेकर 1813 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक 1813 ईस्वी तक 1757 से लेकर 1813 ईस्वी के कालखंड को ब्रिटिश उपनिवेश का प्रथम चरण कहा जाता है। ब्रिटिश उपनिवेश का प्रथम चरण कहा जाता है। इसे वाणिज्य पूंजीवाद भी कहा जाता है। वाणिज्य पूंजीवाद भी कहा जाता है। इस कालखंड में अंग्रेज का लक्ष्य भारत को अधिक से अधिक लूटना था। मतलब कि इसमें जो था कि वाणिज्य पूंजीवाद व्यापार था, वाणिज्य पूंजीवाद, इसमें अंग्रेजों का बस यही एक काम था कि भारत को अधिक से अधिक लूटना है, भारत को अधिक से अधिक लूटना है। आगे दिया है कि 1813 से लेकर 1858 के कालखंड को ब्रिटिश उपनिवेश का द्वितीय चरण कहा जाता है। इसे औद्योगिक पूंजीवादी भी कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम उद्योग क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में हुआ था। सुनिएगा कि विश्व में सर्वप्रथम उद्योग क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में हुआ था। जिससे ब्रिटेन में बड़े बड़े उद्योग की स्थापना हुआ था। मतलब कि यहाँ कहना था कि जो भी मतलब शुरुआत हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था और ब्रिटेन में बड़े बड़े उद्योग की स्थापना हुआ था। कब? 1813 से 58 ईस्वी के कालखंड को ब्रिटिश उपनिवेश का द्वितीय चरण कहा जाता है। जो कि द्वितीय चरण में ही विश्व में सर्वप्रथम उद्योग क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में हुआ था। जो कि सबसे ज़्यादा ब्रिटेन में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुआ है। आगे दिया है 1858 से लेकर 1947 1858 से लेकर 1947 के कालखंड को उपनिवेशवाद का तृतीय चरण कहा जाता है। इस कालखंड को वृत्तीय पूंजीवादी कहा जाता है। पहला को वाणिज्य व्यापार कहा जाता है, दूसरा को औद्योगिक कहा जाता है, तीसरा को वित्तीय पूंजीवाद कहा जाता है। मतलब कि यहाँ से वित्तीय 1858 से लेकर 1947 तक के कालखंड को उपनिवेश का तृतीय चरण कहा जाता है, जिसे वित्तीय पूंजीवाद भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे उद्योग शिक्षा प्रेस 4 गो रेलवे उद्योग शिक्षा प्रेस आदि का विकास किया है। मतलब कि यहाँ पर जो था कि अंग्रेजों ने रेलवे का भी विकास किया, उद्योग का, शिक्षा का और प्रेस का इत्यादि का भी विकास किया था। रेलवे के विकास को लेकर कुछ विद्वानों ने अलग अलग टिप्पणी किया है। मतलब अपनी अपनी बात को, अपनी पक्ष को रखा है और देखते हैं वो पक्ष क्या है। पहला पक्ष है कि दादा भाई नौरोजी ने इसे कहते हैं कि भारत में रेलवे का विकास को देखकर खुश होता थोड़ा सी है, जैसे दूर के लिए शिकार को देखकर खुश होता। मतलब आपको ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी का कहना था कि किसी रेलवे के बारे में वो बोल रहे थे कि इसे कहते हैं कि भारत में रेलवे का विकास को देखकर खुश होता थोड़ा है, जैसे दूसरे के लिए शिकार को देखकर खुश हो रहा हो। आगे दिया है आर्नोल्ड का कहना था कि अंधर और वीर भूमि राज्य नहीं
नहीं का नाम भारतीय रेलवे ने कर दिया है। यहाँ पर भारतीय रेलवे ने कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर जो दिया है दादा भाई नौरोजी, यहाँ पर जो दिया है दादा भाई नौरोजी, ये गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दादा भाई नौरोजी नहीं होगा, बल्कि बाल गंगाधर तिलक होगा। और इनका स्टेटमेंट ये रहा जो कि इन्होंने कहा है कि भारत में रेलवे को विकास को देखकर खुश होना वैसे ही है जैसे दूसरों के बीवी को श्रृंगार को देखकर खुश होना। यानी कि दादा भाई नौरोजी नहीं होगा बल्कि बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। बाल गंगाधर यहाँ पर तिलक हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है यही, ये पूरा गलती है, यहाँ पर पूरा सब रॉन्ग है। हम स्टेटमेंट दे रहे हैं वो जो बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि उन्होंने कहा है कि भारत में रेलवे को विकास को देखकर खुश होना वैसे ही है जैसे दूसरों को बीवी के श्रृंगार को देखकर खुश होना। और अर्नल्ड सही है, लेकिन इनका स्टेटमेंट है जो ये गलत है। स्टेटमेंट इनका ये गलत है, स्टेटमेंट इनका गलत है। इनका स्टेटमेंट ये है कि अकबर और टीपू जैसे शासक नहीं कर पाए, वे भारतीय रेलवे ने कर दिया। अर्नल्ड का यह कहना था कि अकबर और टीपू जैसे शासक नहीं कर पाए, जो नहीं कर पाए, वे भारतीय रेलवे ने कर दिखाया, भारतीय रेलवे ने कर दिखाया। आगे दिया है कार्ल मार्शल दिया है जो कि इनका स्टेटमेंट यह रहा, जिस देश के कोयला, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, यह स्टेटमेंट सही है, जिस देश में कोयला और लोहा मौजूद हो उस देश को लंबे समय तक कोई नहीं रोक सकता है। ये स्टेटमेंट सही है, बाकी दो गो स्टेटमेंट वो गलत था। आगे दिया है अंग्रेजी शासक के दौरान प्रथम सूती कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में कावसजी डाबर के द्वारा स्थापित हुआ था। कावसजी डाबर के द्वारा स्थापित हुआ था। सुनिएगा पहले, अंग्रेजी शासन के दौरान में सूती कारखाना 1854 ईस्वी में स्थापित हुआ था। 1854 ईस्वी के मुंबई में, मतलब कि प्रथम सूती कारखाना 1854 ईस्वी के मुंबई में कावसजी डाबर के द्वारा स्थापित हुआ था। कावसजी डाबर के द्वारा स्थापित हुआ था। कार्ल मार्शक ने कहा है कि सूती कपड़े के धागे को विदेश कपड़ों से भर दिया है। ये स्टेटमेंट सही है। कार्ल मार्शक का कहना था कि सूती कपड़े के घर को विदेश कपड़ों से भर दिया गया है। बाकी ये भी सही है, कार्ल मार्शक ने कहा है कि सूती कपड़े के धागे को विदेश कपड़े से भर दिया, ये भी सही हो सकता है। लेकिन ये असली स्टेटमेंट का ये सही है कि कार्ल मार्शक ने कहा है कि सूती कपड़े के घर को विदेश कपड़ों से भर दिया गया है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कहा है कि चरखे की हड्डियाँ से भारत का भूमि सफ़ेद है। चरखे की हड्डियाँ से भारत की भूमि सफ़ेद है। चरखे की हड्डियाँ से भारत की भूमि सफ़ेद है। आगे दिया है कि ब्रिटिश काल में ही प्रथम जूट 1855 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के रिसरा में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा स्थापित किया गया था। जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा। सुनिएगा पहले, ब्रिटिश काल में प्रथम जूट मिल 1855 ईस्वी में प्रथम जूट मिल 1855 ईस्वी में, जो कि पश्चिम बंगाल के रिसरा
पश्चिम बंगाल के रिसरा जॉर्ज ऑकलैंड के समय में स्थापित किया गया था। जॉर्ज ऑकलैंड के समय में स्थापित किया गया था, यानी कि प्रथम जूट कारखाना 1855 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में और रिसरा में। और किसके समय में? तो जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा स्थापित किया गया था ब्रिटिश काल में ही जमशेदपुर में ही भारत का प्रथम सफलतापूर्वक लौह उद्योग ITSCO 1907 ईस्वी में स्थापित हुआ था। 1907 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अब वही स्टेटमेंट फिर से दोहराया दिया, ये दोनों एक ही है, ये भी एक ही है और ये भी एक ही है, दोनों एक ही है। तो यहाँ आपको चैप्टर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।